तो देखो आज का हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पहला टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन, है ना। तो थोड़ा बेसिक से जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन देखो, डीएनए रेप्लिकेशन जो है, इसका रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? डीएनए का कॉपी बनाना। ठीक है, डीएनए का एग्जैक्ट कॉपी बनाना, उसी को हम क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो साइंटिस्ट हैं, उसको आओ आप नाम जानते होंगे। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, तो यही दो दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन के स्ट्रक्चर के बारे में दिया था। ठीक है, इससे ज़्यादा फेमस एक और साइंटिस्ट है जिसको हम बोलते हैं रोजलिन फ्रैंकलिन का, आप लोगों ने सुना होगा नाम। रोजलिन फ्रैंकलिन जो है, उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा स्टडी करके डीएनए के स्ट्रक्चर का पता कराया था। ठीक है, बट उनका डेथ हो गया था, इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। तो ये आप लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद उसी के डाटा का यूज़ करके वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया था? डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है, और डीएनए के स्ट्रक्चर जो डबल हेलिकल होता है, उसको किसने बताया था? वॉटसन एंड क्रिक ने ही बताया था। ठीक है, ये आप लोगों ने बेसिकली पढ़ा होगा। तो देखो थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। जैसे आपका ये रोजलिन फ्रैंकलिन है। ठीक है, 1952 में, इसका नाम याद रखना। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी किया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ही बताया था विल्किंस के साथ कि इसका जो साइज जो होता है आपका 3.4 जो है एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, या 2 नैनोमीटर के आसपास होता है। ये सब इन्होंने ही बताया था। ठीक है, उसके बाद जो फ्रैंकलिन ने जो स्टडी किया था, उसको वॉटसन एंड क्रिक ने जो है स्टडी किया, और उसके हिसाब से उन्होंने जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया था, वो आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो वॉटसन एंड क्रिक को जो है इसी के लिए नोबेल प्राइज मिला था 1953 में, कि उन्होंने जो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो प्रपोज किया था उसके लिए। ठीक है, तो देखो डीएनए के बारे में बेसिक चीज़ें आप लोग जानते हैं कुछ कुछ। इसमें सबसे पहला आपका है कि डीएनए में क्या होता है? नाइट्रोजिनस बेस होता है। ठीक है, नाइट्रोजन बेस मतलब एडेनोसिन, एटीजीसी जो हम बोलते हैं, एडेनोसिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ठीक है, इसके अलावा आपका पेंटोस शुगर होता है। ठीक है, और एक आपका फॉस्फेट शुगर होता है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो ये तीन बेसिक चीज़ होती है डीएनए में। ठीक है, ये आप लोग को पता है, आपने सेल वाले स्ट्रक्चर में या बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन बेस है, एटीजीसी। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए शुगर जो है वो आपका डी ऑक्सी राइबोस शुगर है। ठीक है, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। डी ऑक्सी राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर आप लोग को पता होना चाहिए। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि कोविड के लिए एक नया ड्रग जो डीआरडीओ ने बनाया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जैसे आपका डीएनए डी ऑक्सी राइबोस शुगर होता है। ठीक है, डी ऑक्सी राइबोस मतलब जो राइबोस शुगर से आपका ऑक्सीजन जो है सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं होता। ठीक है, ये आप लोग को पता है ना। वैसे ही टू टू डी ग्लूकोज, ठीक है, ये एक नया मॉलिक्यूल है जिसको डीआरडीओ ने क्या किया है? कोविड के लिए यूज़ किया है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है? सेकंड पोजीशन पे जो ग्लूकोज होता है, उसके सेकंड पोजीशन पे क्या होता है? ये डीऑक्सी होता है, मतलब ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, अब आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना कि ये इसका मैकेनिज्म क्या है और ये कैसे काम करता है, कैसे कोविड से जो है प्रोडक्शन दिलाता है। ठीक है, बेसिकली इसका जो रिलेशन है उससे है कि ऑक्सीजन की जो कमी रहती है उसको ये दूर करता है। ठीक है, जो भी पेशेंट है कोविड पेशेंट, उसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ना सीवियर कंडीशन में। तो ये क्या करता है? इस दवाई को अगर आप दोगे तो उसमें ऑक्सीजन की जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो 2,4-डी ग्लूकोज के बारे में, 2-डी ग्लूकोज है ये, 2-डी ग्लूकोज के बारे में थोड़ा सा पढ़ना आप लोग। ठीक है, तो डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है डीएनए में। ठीक है, ठीक है, तो खास खास नहीं है। ठीक है, अब इसके पहले देखो, ये डीएनए का जस्ट सिंपल सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद जो आपका आएगा, सबसे पहले आपका आएगा, ये आपको समझना है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो आप सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मोड होता है, इसको किसने बताया था? ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, इससे क्वेश्चन आ चुका है ना, मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, 1958 में ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया था? स्टडी किया था, मेसेल्सन स्टाल ने, कि डीएनए कंजर्वेटिव होता है कि सेमी कंजर्वेटिव होता है कि आपका डिस्पर्टिव होता है। ठीक है, तो इसमें जाने से पहले ये आप लोग समझ लो, ये डायग्राम आप लोग को दिख रहा है 1 2 3 वाला। तो देखो, यस सर।
हाँ, इसमें सबसे पहले आपको समझना है कि कंजर्वेटिव वाला मोड कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव कैसा होता है, डिस्पर्सिव कैसा होता है। समझ आ रहा है? तो देखो, कंजर्वेटिव में क्या होगा, दोनों जो स्टैंड होंगे पेरेंटल होंगे, ठीक है, मतलब कोई नया स्टैंड नहीं आएगा। दिख रहा है यहाँ पर दोनों ब्लू ब्लू कलर है, और ये जो दूसरा स्टैंड है वो आपका रेड है, ठीक है। तो ये दोनों पेरेंटल है। पेरेंटल मतलब जब भी रेप्लिकेशन हो रहा है, जो उसका पेरेंट स्टैंड था वही एज इट इज़ बना है, ठीक है। दोनों जो है आपका पीपी है, मतलब कोई भी आपका यहाँ पर नया स्टैंड, न्यू स्टैंड नहीं बना है, डॉटर स्टैंड नहीं बना है, ठीक है। नाम से क्लियर, कंजर्वेटिव मतलब वो कंजर्व रहेगा, उसका जो सीक्वेंस, जो ये जो पहला सीक्वेंस है उसके उससे जो रेड वाला सीक्वेंस बन रहा है वो भी सेम है। समझ आ रहा है? तो ये कंजर्वेटिव हुआ, ठीक है। दूसरा सेमी कंजर्वेटिव में क्या होगा, देखो यहाँ पर एक ब्लू वाला लाइन है और एक आपका रेड वाला, ठीक है। तो इसमें एक जो है वो पेरेंटल है और दूसरा जो है वो आपका डॉटर है, मतलब नया सिंथेसाइज वाला है। समझ आ रहा है? सेम वैसे इसमें भी एक पेरेंटल और एक डॉटर है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक स्टैंड तो पेरेंटल है और उसी से जो है आपका नया डॉटर स्टैंड बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम सेमी कंजर्वेटिव बोल रहे हैं। सेमी कंजर्वेटिव क्यों, मतलब क्योंकि आधा जो है वो आपका कंजर्व है, लेकिन आधा जो है वो आपका जो नया बना है वो आपका कंजर्व नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, सेमी कंजर्वेटिव बोल रहे हैं, ठीक है। तीसरा आपका है डिस्पर्सिव, ठीक है। डिस्पर्सिव मतलब ब्रेक होना, ठीक है, टूट के रहना, सेगमेंट वाला, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा हो रहा है। देखो यहाँ पर बीच में आपका क्या हो गया, रेड वाला आ गया, मतलब बीच में नया है और आपका ये पेरेंटल है। समझ आ रहा है? तो ये ऊपर नीचे आपका पेरेंटल है और बीच में आपका जो है वो न्यू आपका डॉटर स्टैंड बन गया है। समझ आ रहा है? इसमें भी जैसे रेड वाला है और बीच में आपका ब्लू वाला आ गया है, ठीक है। तो ये डिस्पर्सिव, तो इसमें आपका सेगमेंट सेगमेंट में रहता है, एक ही स्टैंड में बीच में आपका डॉटर वाला आ जाएगा और ऊपर नीचे आपका पेरेंटल आ जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या, जैसे इन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया था, कौन सा किया था, सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन सबको पता है क्या होता है, कभी यूज किया है कोई बायोटेक माइक्रो वाले? यस सर। ठीक है, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आप हाई स्पीड में जो है अपने सॉल्यूशन को, उसको आप स्पिन करते हो, घुमाते हो। तो उसका प्रिंसिपल क्या होता है, डेंसिटी के हिसाब से जो है वो सेटल हो जाता है, ठीक है। सपोज आपका ये ट्यूब है, तो जो ज़्यादा हैवी है ना वो नीचे सेटल हो जाता है, ठीक है। जो कम हैवी है वो बीच में सेटल हो जाता है, और जो लाइट है, बहुत ही हल्का है, वो अपने वेट के हिसाब से ऊपर सेटल हो जाता है। समझ आ रहा है? तो इस प्रकार से आपका जो है क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन में एक बैंड बनता है, ठीक है। या आप डीएनए आइसोलेशन भी किए होगे तो उसमें भी सेंट्रीफ्यूज करते हो, तो नीचे में आपका डीएनए का जो है वो पैलेट बन जाता है। फिर आप इसी पैलेट को यूज़ करते हो, है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कंजर्वेटिव में क्या होता है आपका, यहाँ पर ये आपका एक रेड वाला का अलग बैंड बनेगा और आपका ब्लू वाले का अलग बैंड बनेगा, ठीक है। वैसे ही आपका सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है, लगभग एक ही बैंड बन रहा है, ठीक है। और डिस्पर्सिटिव का जो है वो आपका आगे पीछे जो है वो एक जगह पे ही बनता है, बट यहाँ पर जो मॉलिकुलर वेट है ना उसका लगभग सेम रहता है, तो ये आपका आसपास ही बनता है, ठीक है। और सेमी कंजर्वेटिव में अगर दोनों सेम स्टैंड है, ठीक है, तो भी यहाँ पर आपका बीच में बनता है, ठीक है। और एक आपका, एंड देखो ये आपको ये भी समझना है कि देखो अभी मैंने बताया आपको डीएनए में क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, ठीक है, फॉस्फोरस होता है और आपका शुगर होता है, एनपीएस, ठीक है। तो जो नेचुरल कंडीशन में जब का फॉस्फोरस होता है वो N14 होता है, ठीक है, ये आपको समझना है, एटॉमिक नंबर वाला N14, ठीक है। ये आपका नॉर्मली हमारी बॉडी में जितने भी नाइट्रोजन वाले कंपाउंड होते हैं, चाहे अमीनो एसिड वाला हो या नाइट्रोजन बेस हो, उसमें N14 पाया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, ये आपका फंडामेंटल, अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, ठीक है। तो देखो ये मेंसल मेसेंशियल इंस्टॉल का एक्सपेरिमेंट है। तो देखो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस में किया, ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है ना, उसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या किया, इन्होंने नाइट्रोजन, देखो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए भी क्या क्या जरूरत पड़ता है, आपका कार्बन सोर्स की जरूरत पड़ती है, प्लस नाइट्रोजन सोर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इन्होंने मीडिया में क्या किया, N15 वाला नाइट्रोजन सोर्स डाला, ठीक है। नॉर्मली मैंने क्या बताया था आपको, N14 होता है, ठीक है, और एक आपका N15। तो N15 जो होता है वो आपका मॉडिफाइड रहता है, ठीक है। ये नॉर्मली मिलता नहीं है, इसको केमिकली बनाया जाता है, ठीक है। तो एक आपका N14 होता है और एक आपका N15 होता है। तो इन्होंने जो यूज़ किया था N15 यूज़ किया था, ठीक है।
मीडिया में ऐड किया था, और जो बैक्टीरिया में जो नेचुरली प्रेजेंट है वो N14 प्रेजेंट है, समझ आ रहा है। तो डीएनए का कंपोजिशन क्या हो गया, N15 यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ते हैं पहले। तो इन्होंने मीडियम में क्या यूज़ किया, N15 मीडियम यूज़ किया, फिर इसको कंटिन्यू ग्रो कराया। तो फर्स्ट जनरेशन में किसको ग्रो कराया, N15 मीडियम, ठीक है। कंटिन्यू ग्रोइंग फर्स्ट जनरेशन इन N14। फर्स्ट जनरेशन जो था उसमें इन्होंने क्या दे दिया, N14 दे दिया, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, समझ आ रहा है। पहले 15 दिया, फिर 14 दिया, फिर उसके बाद उन्होंने फिर से ग्रो कराया, ठीक है। तो अलग अलग जनरेशन में कराया, यहाँ पर रेप्लिकेशन 1 हुआ, रेप्लिकेशन 2 एंड रेप्लिकेशन 3, मतलब 3 से 4 जनरेशन को इन्होंने ग्रो कराया, ठीक है। साथ में इन्होंने क्या किया, इसका सुपरनेटेड को लेके इन्होंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया, समझ आ रहा है। तो सेंट्रीफ्यूज किया तो यहाँ पर इनको पैलेट मिला, दिख रहा है पिंक कलर का पैलेट, रेड वाला। इधर भी किया तो इन्होंने पैलेट यहाँ पर मिला उनको, और यहाँ पर भी पैलेट किया इन्होंने तो यहाँ पर पैलेट मिला, समझ आ रहा है। अब आपको समझना है, तो इसी पैलेट से इन्होंने क्या समझा, तो देखो पहले में N15 था, ठीक है। तो एन इनको जो नाइट्रोजन मिला वो कौन सा वाला नाइट्रोजन मिला, N15 वाला मिला, ठीक है। उन्होंने कैसे पता लगाया, क्योंकि जब आप N15 का जो सेंट्रीफ्यूज करोगे तो जो बैंड है इन दोनों का वेट सेम है ना, तो वहाँ पर वो एक ही जगह पे बैंड मिलेगा, और जनरली वो नीचे की तरफ मिलेगा, समझ आ रहा है। अभी इससे पहले भी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था। तो ये हैवी N15 जो है, कौन हैवी होगा, N14 होगा कि N15 होगा। N15 का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा हैवी होगा, तो वो नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन में। अब उसके बाद जब इन्होंने N14 में ग्रो कराया, समझ आ रहा है, तो क्या मिल रहा है इनको, इंटरमीडिएट मिल रहा है, ठीक है। मतलब N14 का भी मिल रहा है और N15 का भी मिल रहा है, समझ आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया को मीडियम में जो नाइट्रोजन अवेलेबल है वो उसको यूज़ कर रहा है, समझ आ रहा है। शुरू में उन्होंने 15 यूज़ कर लिया, क्योंकि पहले साइकिल में हमने 15 दिया था, फर्स्ट जनरेशन में हमने 14 प्रोवाइड किया था, वो 14 को जो है वो यूज़ कर लिया, समझ आ रहा है। इससे आप कंक्लूजन निकाल सकते हो, हमको दोनों मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक में तो 15 है, लेकिन जो नया सिंथेसाइज हुआ है उसमें 14 है, समझ आ रहा है। तभी हमको दो बैंड मिल रहे हैं, ठीक है। और बैंड जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ फंसा गया, क्योंकि अगर दोनों 15 रहता तो बैंड का पोजीशन एक ही जगह पे आता, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट समान है। लेकिन फर्स्ट जनरेशन में जब किया गया तो हमको बैंड जो है वो एक जगह पे नहीं दिखा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ खसक गया, समझ आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये आपका ये जो 15 से ये लाइट होगा, इसका वेट जो है वो हल्का होगा, क्योंकि यहाँ पर N14 आ गया है, समझ आ रहा है। तो इन्होंने अलग अलग जनरेशन तक, जनरेशन 2 एंड 3 तक क्या किया, ग्रो करवाया, और हर बार उनको सेंट्रीफ्यूज करके देखा, ठीक है। तो इन लोगों को क्या पता चला कि जो इनको बैंड मिल रहा है वो इस वाला, ये वाला बैंड जो है ना, हाइब्रिड वाला, इंटरमीडिएट N14 और N15 वाला बैंड मिल रहा है, ठीक है। तो इसी से इन्होंने कंक्लूजन निकाला को जो डीएनए जो होता है वो क्या होता है आपका, सेमी कंजर्वेटिव मोड का होता है, समझ आ रहा है। क्योंकि अगर कंजर्वेटिव मोड में आता तो इनको जो बैंड है वो N15 वाले की जगह पे मिलता, ठीक है। और डिस्पर्टिव वाला आता तो डिस्पर्टिव वाला जो है वो बीच में मिलता, ठीक है। तो डिस्पर्टिव में क्या होता है, आपका बीच का जो कलर है वो यहाँ से यहाँ तक आपका चेंज हो जाता है, तो वैसा भी इनको नहीं मिला, ठीक है। तो इसी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है, समझ आ रहा है। सेमी कंजर्वेटिव में क्या होगा, जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो N15 वाला रहता है, और जब आप नेक्स्ट जनरेशन में करवाते हो तो ये नया जो स्ट्रैंड है वो N14 का बन जाता है, समझ आ रहा है। तो दोनों का जो है ये इंटरमीडिएट हाइब्रिड रहता है। तो ये जो मोड हुआ आपका सेमी कंजर्वेटिव मोड हुआ, समझ आया कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ, क्लियर है। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर बैंड, ये हैवी वाला बैंड नीचे है N15 वाला, हाइब्रिड वाला जो है वो बीच में है, ठीक है। और अगर जो लाइट वाला है वो ज़्यादा ही ऊपर होगा, ठीक है, क्योंकि N14 अगर दोनों दोनों स्टैंड में N14 रहेगा तो वो हल्का होगा, तो ये सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये N14 वाला है, और ये आपका हाइब्रिड वाला जिसमें 14 एंड 15 वाला है, समझ आ रहा है।
तो इस प्रकार से उनको जो है बैंड मिले। इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। समझ आ रहा है? तो ये एक आपको याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट वाला सेंट्रीफिकेशन यूज किया था, ये आपको याद रखना है। ये 2 पॉइंट याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब कंटिन्यू करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की तरफ। ठीक है, हाँ बोलो। सर सर ये सीजियम क्लोराइड ही क्यों यूज किए हैं इस पे? सीजियम क्लोराइड ना आपका एक मीडियम मतलब वो है, लिक्विड है। ठीक है, जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं ना, तो इन्होंने सीजियम क्लोराइड जो आपका होता है कंपाउंड, ठीक है, इसको यूज करके इसमें आपका डीएनए को डाल के उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया। अब दूसरा मीडिया भी यूज कर सकते थे, लेकिन इनको जो सुटेबल लगा, जिससे जिससे आपका डीएनए जो है वो क्या होना चाहिए, प्रिजर्व होना चाहिए, एज अ बफर टाइप का भी काम करता है। ठीक है, ताकि डीएनए का स्टैंड जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो इन्होंने जो सीजियम क्लोराइड यूज किया था, और जो डेंसिटी सेंट्रीफिकेशन जो होता है ना, उसमें मोस्ट ऑफ द केस में जो है वो सीजियम क्लोराइड ही यूज करते हैं। ठीक है, ताकि ये आपको डिफरेंस बता सके, डेंसिटी के हिसाब से सेटल हो सके। ठीक है, अलग अलग बैंड बनता है जो भी मॉलिक्यूल होता है। तो एक प्रकार से ये आपका लिक्विड केमिकल होता है, जिसमें आप जो है सेंट्रीफिकेशन के लिए यूज करते हैं। इसमें आपका डीएनए डिसॉल्व होगा, और वो क्या एक बफर जैसा नेचर प्रोवाइड करता है, जिससे आपका डीएनए जो है वो डीनेचर नहीं होगा। ठीक है, आप सेंट्रीफ्यूज करते हो तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी मिलता है, उसको थोड़ा सा हीट हो जाता है, क्योंकि वो 10,000 या 15,000 आरपीएम पे रोटेट करता है। ठीक है, तो ये एज एक मीडियम प्रोवाइड करता है। समझ आया? ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आपका डीएनए रेप्लिकेशन की तरफ आते हैं। ठीक है, तो देखो डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका इस, देखो मैं डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं बता रहा, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, कि डीएनए का ये 5 डैश एंड होता है। ठीक है, और नीचे की तरफ ये 3 डैश एंड होता है। ठीक है, 5 डैश पे आपका फॉस्फेट ग्रुप रहता है, और 3 प्राइम पे OH ग्रुप रहता है। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। और एडेनिन जो है वो थाइमिन से बाइंड करता है, और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से बाइंड करता है। ठीक है, और इसका जस्ट कम्प्लीमेंट्री में 3 डैश जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा, और 5 डैश जो है वो नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, तो मेन जो बाइंडिंग होता है वो इसी के बीच में होता है। कहाँ कहाँ बाइंड होता है? ये वाला, जैसे यहाँ पर आपका हो गया ये 3 प्राइम प्लस 5 प्राइम, ये 3 प्राइम हुआ, और ये वाला आपका 5 प्राइम हुआ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्डिंग होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। समझ आ रहा है? तो 3 प्राइम ये जो OH ग्रुप दिख रहा है ना, और फॉस्फोरस का जो O ग्रुप है ना, इसकी वजह से जो है वो बाइंडिंग होती है। तो 3 to 5 डैश क्या होता है? फॉस्फोरस बाइंडिंग, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, और डीएनए का जो आपका न्यूक्लियोटाइड है वो जुड़ते जाता है। ठीक है, और इधर जो होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड होता है। ये दिख रहा है आपको 3 डॉट डॉट लाइन है, तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बना रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से चलता है। ये आपका एक अप साइड, और ये एंटी पैरेलल रहता है। ठीक है, एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है। ठीक है, जैसे ऊपर आपका 53 है, तो नीचे आपका क्या रहेगा? 35 रहेगा। ठीक है, तो डीएनए का जो बाइंडिंग होता है वो कैसा होता है? एंटी पैरेलल होता है, एक दूसरे के जस्ट पैरेलल होता है। ठीक है, एंटी पैरेलल होता है मतलब अपोजिट होता है। इसी स्ट्रक्चर को वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था। ठीक है, बाद में क्यों रख दो? ठीक है, तो देखो अब कुछ कुछ खास बातें आपको ध्यान रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसका एंजाइम। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन में जो एंजाइम आता है वो कौन सा आता है? डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और इनिशिएटेड बाय आरएनए प्राइमर। ठीक है, आरएनए प्राइमर जो है वो डीएनए पॉलीमरेज को जो है वो उसके इनिशिएशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है डीएनए पॉलीमरेज। दूसरी खास बात, डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चलेगा बाई डायरेक्शनल क्या होता है, मतलब ये दोनों डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। ठीक है, इसके अलावा एक आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ये आपको याद रखना, जहां से आपका डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उसे हम ओरिजिन रेप्लिकेशन बोलेंगे। ठीक है, नाउ लीडिंग स्ट्रैंड, जहाँ जो स्ट्रैंड कंटिन्यू सिंथेसाइज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लीडिंग, लीड कर रहा है मतलब लीडिंग स्ट्रैंड हो गया।
और लैगिंग स्ट्रैंड जो आपका डिसकंटिन्यूअस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, ठीक है। और इसी लैगिंग स्ट्रैंड पे एक ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनता है, ठीक है। स्मॉल स्मॉल डीएनए का फ्रैगमेंट बनता है जिसको ओकाजाकी साइंटिस्ट ने सर्च किया था, तो उसके नाम पे इसको हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखना है। उसके बाद फिर ये तो हमने पढ़ लिया अभी कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में रेप्लिकेशन करता है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चलेगा बाई डायरेक्शनल क्या होता है, ठीक है। तो देखो ये साइड वाला जो डायग्राम है ये आपका किसका है, बाई डायरेक्शनल का है। तो इसमें जहां भी ये ओरिजिन है, रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन है, ठीक है, तो इसके दोनों डायरेक्शन की तरफ रेप्लिकेशन होगा, ये इधर भी रेप्लिकेशन होगा और इधर भी रेप्लिकेशन होगा, समझ आ रहा है। अगर यूनि डायरेक्शनल होता तो वो एक ही डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होता, जैसे यहाँ पर आप दिया है ये रेड हो गया है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन हो रहा है। बट जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो यूनि ना होकर कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी, ठीक है। ये नीचे वाला डायग्राम देख लो, इससे और क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे ये जो नीला वाला है ना वो आपका पेरेंट स्ट्रैंड है, ठीक है, और ये जो रेड एरो वाला जो बन रहा है वो आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड है, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। सेम वैसे ही इधर नीचे जो ग्रीन वाला है वो पेरेंटल स्ट्रैंड है और जो रेड वाला है वो आपका नया स्ट्रैंड बन रहा है, ठीक है। तो ये जो ओरिजिन को हम रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं, ठीक है, आगे आएगा अभी। तो ये क्लियर हुआ आपका कि डीएनए जो है वो आपका डीएनए रेप्लिकेशन जो आपका बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक लगभग हुआ। अब हम जो आगे बढ़ रहे हैं वो आपका है स्टेप्स, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले अभी आज हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कल जो है वो हम यूकैरियोटिक का पढ़ेंगे। तो आज हम देख रहे हैं जो भी आज मैं पढ़ाऊंगा आपको वो प्रोकैरियोटिक रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल में इकोलाई लिया गया है क्योंकि सबसे ज्यादा स्टडी इसी में हुआ है ना। तो देखो इकोलाई में सबसे पहले क्या होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, ठीक है। ओरिसी, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसको कैसे डिनोट किया गया है, ओरिसी नाम दिया गया है, ठीक है। तो देखो ये आपको पता होगा कि प्रोकैरियोट्स में है ना कैसा होता है, डीएनए जो है वो सर्कुलर होता है, ठीक है। तो सर्कुलर डीएनए होगा विथ नो फ्री एंड, इसमें कोई फ्री एंड नहीं होता, ठीक है। जैसे ह्यूमंस में क्या होता है आपका ऐसा लीनियर होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक या ई कोलाई में कैसे होगा, ऐसा सर्कुलर होगा, ठीक है। तो कोई ऐसा फ्री एंड नहीं रहता प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम थीटर एप्लीकेशन भी बोलते हैं, याद रखना। थीटर एप्लीकेशन जो है वो आपका ई कोलाई या प्रोकैरियोट से रिलेटेड है। ये डायग्राम आप देख सकते हो, ये जो अभी बताया आपको ग्रीन और ये वाला, इसको आप देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, थीटा की तरह दिखता है। थीटा हम ऐसा बनाते हैं ना सिंबल जो है, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, थीटर एप्लीकेशन बोलते हैं, समझ आ रहा है। तो थीटर एप्लीकेशन जो है वो आपका प्रोकैरियोटिक से रिलेटेड है, ठीक है। और दूसरी खास बात, आप लोगों ने सेल साइकिल पढ़ा होगा, तो आपको ये याद रखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एस फेज में होता है, ठीक है। आपने सेल साइकिल पढ़ा होगा, G1 S और G2 है ना, उसके बाद एम फेज आता है। तो ये इंटरफेस के एस साइकिल में होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस अभी आपको यूकैरियोटिक में मिलेगा, है ना, क्योंकि यूकैरियोटिक में से क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा जो कंपाउंड है वो एस फेज में एक्टिवेट होता है, कौन सा G1 में होता है, कौन सा G2 में होता है, ठीक है। तो जनरली आपको याद रखना है डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो एस फेज, जिसको हम सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, वहाँ होता है, ठीक है। तो अब हम इसको अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, ठीक है, ताकि समझने में इजी हो, इसको 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन सबसे पहले इसको हम इनिशिएशन में पढ़ेंगे, उसके बाद इलोंगेशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर लास्ट में इसका टर्मिनेशन, ठीक है, मतलब एंड कैसा होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपका है इनिशिएशन, डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन, है ना। तो स्टेजेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन ई कोलाई, ठीक है। तो इसके पहले हम थोड़ा सा ई कोलाई के डीएनए सीक्वेंस के बारे में पता कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है वो आपका एक यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक डीएनए जो है आपका ई कोलाई, उसका सीक्वेंस है, ठीक है। तो देखो इसमें जो 2 रीजन होते हैं जिसको बेसिकली क्या बोलते हैं, 9 मर, ठीक है, और एक आपका होता है 13 मर,
ठीक है, मतलब इसमें न्यूक्लियोटाइड रहता है और कुछ नहीं रहता, जिसको हम क्या बोलते हैं 9 एंड 13 बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं बाइंडिंग साइट ऑफ डीएनए प्रोटीन, अभी सबका फंक्शन पढ़ेंगे भी आगे हम। ठीक है, 4 9 बेस पेयर सीक्वेंस। ठीक है, तो इसमें 9 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है, जैसे ये वाला आपका है ना TT8 CCAC, ये जो सीक्वेंस है कॉन्सेंसस सीक्वेंस, मतलब जो कंजर्व रहता है ये कितने का है 9 बेस पेयर का, जिसको हम क्या बोलते हैं 9 भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, एक जो आपका सीक्वेंस होता है वो क्या होता है 13 बेस पेयर का रहता है। ठीक है, टैंडम एरे ऑफ 13 बेस, 3 बार जो है वो आपका ये सीक्वेंस होता है, आप इसको काउंट करोगे तो 13 है। तो खैर आपको इसमें सीक्वेंस याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना एक आपका 9 होता है और एक आपका 13 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो जो आपका प्रोटीन होता है इसमें सबसे पहले जो प्रोटीन आता है, अभी सिर्फ हम इनिशिएशन देख रहे हैं ना, फिर इसके बाद इलोंगेशन में जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम है साइड वाला, ये 13 बेस पेयर से लेकर आपका पूरा ये 9 बेस पेयर तक। ठीक है, ये सब क्या कहलाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और इसी कहलाता है। समझ आ रहा है कहाँ से कहाँ तक, ये पूरा ये जो डायग्राम हमने जो भी पढ़ा ये पूरा क्या कहलाता है आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, और इसी कहलाता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसमें जो प्रोटीन आता है वो डीएनए आता है। ठीक है, इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है। डीएनए एक प्रोटीन आता है एटीपी की, हाँ एटीपी यूज करता है, और देखो कहाँ पर ये बाइंड कर रहा है, वही 9 को बाइंड कर रहा है। समझ आ रहा है, यहाँ पर जो सीक्वेंस है ये पूरा 9 को इसको बाइंड कर रहा है। समझ आ रहा है, यहाँ पर आपका डीएनए बाइंड करता है। तो कैसे हो गया, देखो ये सर्कुलर हो गया। ठीक है, यहाँ पर प्रोटीन बाइंड कर लिया। इसके बाद आपका जो है ये आपका दूसरा एंजाइम आता है HU। ठीक है, फुल फॉर्म आगे देखेंगे अपन। ये भी यहाँ पर बाइंड करता है। यहाँ पर देखो आप धीरे धीरे आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर ओपन हो गया। देखो ध्यान से देखो, अभी अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा है बट ये धीरे धीरे ओपन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड स्टेप में आपका एंजाइम आता है जो इम्पोर्टेंट है, DNAB, DNAC एंड DNAB हेलिकेज। ठीक है, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है DNAB हेलिकेज को। ठीक है, हेलिकेज क्या करता है, ये जो आपका डबल स्टैंडर्ड है उसको वो ब्रेक करके सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट करता है। समझ आ रहा है, तो सबसे पहले कौन बाइंड कर रहा है, सीक्वेंस आपको याद रखना है DNA, फिर HU बाइंड कर रहा है, उसके बाद DNAB एंड C बाइंड कर रहा है। ठीक है, और ये जो DNAB है उसी में हेलिकेज एक्टिविटी होता है, और वो क्या करता है जो डबल स्टैंडर्ड रहता है उसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका ये हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, तो इसको ये क्या करेगा DNAB जो है इसको ये बीच से ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो आपका जो स्टैंड है वो ऐसा अलग हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपका क्या बन जाएगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बन जाएगा। ठीक है, दोनों स्टैंड सेपरेट हो जाएंगे, तो आपका क्या बन जाएगा ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इस टाइप का स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। समझ आ रहा है, तो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर साइड साइड में DNAB लगा हुआ है, और इधर भी साइड में DNAB लगा हुआ है, और बीच में जो स्ट्रक्चर ओपन हुआ इसी को हम क्या बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल भी बोलते हैं, इसी को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी बोलते हैं, या रेप्लिकेशन फॉर्क भी बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दिया रहता है, तो ये सब एक ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनिशिएशन। इनिशिएशन प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ठीक है, सबसे पहले 9 और 13 में DNA बाइंड करता है। ठीक है, उसके बाद आपका ये HU प्रोटीन आता है। ठीक है, वो ब्रेक करने में हेल्प करता है, और साथ में आपका DNAB DNAC आता है। ठीक है, जो कि आपका रेप्लिकेशन बबल बनाएगा। समझ आ रहा है, इसके बाद आपका जो होगा प्राइमिंग और रेप्लिकेशन होगा, मतलब प्राइमर आगे जुड़ेगा और रेप्लिकेशन करेगा, तो वो इलोंगेशन स्टेप में जाएगा। ठीक है, तो इलोंगेशन को देख लेते हैं। देखो इस डायग्राम से और क्लियर होगा, डायग्राम दिख रहा है सबको, देखो यस सबसे पहले स्टेप में क्या हो रहा है, ये अभी हमने जो इनिशिएशन में पढ़ा ना, देखो अब यहाँ पर पूरा प्रोटीन जुड़ गया है। ठीक है, तो देखो आपको ये समझना है DNA हेलिकेज, यहाँ पर का जो बॉन्ड था उसको DNA हेलिकेज जोड़ दिया, ये देखो DNA हेलिकेज यहाँ पर बाइंड है और यहाँ पर बाइंड है। ठीक है, लेकिन अब ये जो सिंगल, ये क्या हो गया, ये सिंगल स्टैंड हो गया, दिख रहा है यहाँ पर सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो सिंगल स्टैंड है वापस मत जुड़ जाए। ठीक है, ऐसा वापस मत जुड़ जाए,
इसके लिए एक प्रोटीन आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, SSB शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। SSB जो है वो शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये कहाँ बाइंड करता है, इसका नाम ही वही है ना, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये जो है इधर डबल स्ट्रैंड में जाके बाइंड नहीं करेगा, समझ आ रहा, कहाँ बाइंड करेगा, जब सिंगल स्ट्रैंड बन जाएगा, जब हेलिकेज जो है दोनों स्ट्रैंड के बीच का बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, तब ये सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तब ये बाइंड करेगा। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो दोनों स्ट्रैंड में कौन सा प्रोटीन बाइंड करेगा, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। और ये क्या करता है, ये स्ट्रैंड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा ताकि जो है ये दोबारा ना जुड़ सके, जब तक रेप्लिकेशन हो तब तक तो जुड़ ना सके, उसको वो अलग अलग रखता है, ठीक है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ना। अब दूसरी खास बात देखो, अब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी रस्से को, आपके घर में कोई रस्सी होगा, उसको आप बीच से खींचोगे, ठीक है, बिल्कुल उसी को इमेजिन करना। तो जो बीच से खींचोगे तो क्या होगा, उसके जो साइड की तरफ है, इधर जो अनवाइंडिंग लिखा हुआ है, ये वाला एरो देख लो या ये वाला एरो देख लो, ठीक है, इसको आप बीच से खींचोगे तो क्या होगा, इधर की तरफ टेंशन क्रिएट होगा, समझ आ रहा है, इसके लेफ्ट एंड राइट साइड पे टेंशन क्रिएट होगा, क्वाइलिंग जो है वो आपका प्रोड्यूस होगा। तो उसी को रिलीज करने के लिए क्या होता है, आपका एक डीएनए गायरेज एंजाइम आता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपको कॉइलिंग को रिलीज करता है ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपके घर पे कोई भी थोड़ी सी रस्सी या धागा जैसे जो होता है ना, उसको आप बीच से अगर ओपन करोगे तो उसके अप साइड में राउट, या तो राइट एंड लेफ्ट बोल सकते हो, ठीक है, उधर क्या होगा, एक टेंशन क्रिएट होगा, ठीक है। तो वो टेंशन को रिलीज करने का जो काम कौन करता है, डीएनए गायरेज करता है, समझ आ रहा है, क्योंकि क्वाइलिंग रहती है ना। तो आप बीच से ऐसा फाड़ोगे तो क्वाइलिंग जो है वो धीरे धीरे आगे खसकते जाएगा, तो उसी क्वाइलिंग को जो है वो रिलीज करने का काम कौन करता है, डीएनए गायरेज करता है, ठीक है। इसी को हम आगे जाके टोपो आइसोमरेज के नाम से भी जानते हैं, आगे पढ़ेंगे। टोपो आइसोमरेज 1 आता है, 2 आता है, 4 आता है, उसका क्या क्या फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी आपको याद रखना डीएनए गायरेज, ठीक है, प्रोकैरियोटिक में जनरली डीएनए गायरेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, अनवाइंडिंग करता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, डीएनए गायरेज रिलीव्स द स्ट्रेन अहेड ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। जो भी रेप्लिकेशन फॉर्क के आगे जो भी आपका स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है, उसको वो क्या करता है, रिलीफ करता है, समझ आए। तो नेक्स्ट स्टेप में देखोगे तो आप देखो रेप्लिकेशन बबल जो है वो पूरा ये बड़ा हो गया है, ठीक है। ये सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन लगा हुआ है, यहाँ पर हेलिकेज लगा हुआ है, और इधर आपका डीएनए गायरेज आ गया, ठीक है। 5 डेज 3 डेज भी यहाँ लिखा हुआ है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब इनिशिएशन का पार्ट है, इतना आपको समझना है, ठीक है। तो इसमें आपको हेलिकेज का फंक्शन याद रखना है, SSB का फंक्शन याद रखना है, और आपका डीएनए गायरेज का फंक्शन याद रखना है, ठीक है। याद रखना है हेलिकेज जो है वो लैगिंग एंड लीडिंग स्ट्रैंड दोनों में आता है, ठीक है। और मूव टू 5 to 3 डेज डायरेक्शन जो है वो अलोंग मूव करता है, और क्या करेगा, ब्रेक करता है हाइड्रोजन बॉन्ड को, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में रहेगा, एडेनिन थाइमिन के बीच में रहेगा, और आपका ग्वानिन एंड साइटोसाइन के बीच में रहेगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ये ब्रेक करता है, कौन, डीएनए हेलिकेज, ठीक है। अब ये जो ये टेबल है, इसमें से आपको एक नया क्वेश्चन बनेगा, इसमें सबका फंक्शन लिखा हुआ है। तो देखो सबसे पहले हमने जो अभी पढ़ा पहले स्लाइड में इनिशिएशन में, डीएनए ए प्रोटीन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा ओरिसाइड को, ये आपको याद रखना है। ओरिसाइड में क्या था, 9 मर था एंड 13 मर, ठीक है। उसको पहचानने का काम कौन करता है, डीएनए ए प्रोटीन करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड ओपन डुप्लेक्स द स्पेसिफिक साइट ऑफ ऑरिजिन, और जो डुप्लेक्स को जो है वो ओपन भी करता है एक स्पेसिफिक साइट पे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका है डीएनए बी हेलिकेज, ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेगा, अनवाइंड करेगा डीएनए को, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है। और डीएनए सी क्या है, एक एसोसिएटेड प्रोटीन है जो आपको बी के रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी रहता है, ठीक है। तो डीएनए सी जो है एक एसोसिएटेड प्रोटीन है, रिक्वायर्ड फॉर डीएनए बाइंडिंग एट ऑरिजिन, ठीक है। एच यू हमने बीच में पढ़ा था, अभी सेकेंड स्टेप पे एच यू क्या है, एक आपका हिस्टोन लाइक प्रोटीन है, ठीक है। ये क्या करेगा, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन करेगा और स्टिमुलेट करेगा इनिशिएशन को, ठीक है। तो ये डीएनए बाइंडिंग वाला प्रोटीन है जो कि इनिशिएशन को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। एच यू का फुल फॉर्म क्या दिया है यहाँ पर, हिस्टोन लाइक प्रोटीन, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज प्राइमेज, ठीक है, प्राइमेज को हम डीएनए जी प्रोटीन भी बोलते हैं।
ये क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा आरएनए प्राइमर। ठीक है, याद रखना प्राइमेज आरएनए बना रहा है ना, अभी हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, बट जो प्राइमेज का काम क्या है वो आरएनए मॉलिक्यूल बनाता है। समझ आ रहा है? इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब तो बीच में डीएनए रेप्लिकेशन, बीच में आरएनए आ जाता है, तो उसको आप कैसे हटाओगे, तो उसको आगे हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो याद रखना आरएनए प्राइमर का काम कौन करता है, प्राइमेज करता है, और डीएनए जी बोलते हैं इसको।